Hello everyone, welcome to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हड़प्पा सभ्यता हम कवर कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का आज टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला। ठीक है, तो कला बताने से पहले दो ज़रूरी बातें होती है, वास्तुकला और मूर्तिकला। ठीक है, मूर्तिकला तो आपको पता ही चल गया, मूर्तियां बनाने की कला को मूर्तिकला कहते हैं। वास्तुकला, भवन निर्माण की कला को क्या कहते हैं? वास्तुकला कहते हैं। ठीक है, वास्तुकला को बोलते हैं इंग्लिश में आर्किटेक्चर। वास्तुकला को इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है वो टेक्टन शब्द से आया है, लैटिन के टेक्टन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है बिल्डर। ठीक है, वास्तुकला कब से आई है? वास्तुकला का अस्तित्व कब से आया है दुनिया में? जब से आदि मानव लोगों ने या आदिकालीन मनुष्यों ने अपने लिए आश्रयों का निर्माण करना शुरू कर दिया, तभी से वास्तुकला जो विज्ञान था उसका प्रादुर्भाव हो गया। ठीक है, फिर बात आती है मूर्तिकला की। ठीक है, स्कल्पचर। ठीक है, स्कल्पचर इसको बोलते हैं। ये स्कल्पचर जो है इसका मूल शब्द है केल। स्कल्पचर जो है केल, कल से बना केल। ठीक है, ये केल कहाँ से आया है? प्रोटो इंडो यूरोपीय शब्द है ये। केल जो है प्रोटो इंडो यूरोपीय शब्द है। ठीक है, यूरोपीय शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? मोड़ना। मैं से मूर्ति, मैं से मोड़ना। ओके, तो मूर्तियां जो कला की क्या होती है? छोटी रचनाएं होती हैं। ठीक है, त्रिआयामी रचनाएं होती हैं, यानी 3D होती है। मूर्तियां जो होती है वो 3D होती है, लेकिन जो वास्तुकला जो होती है वो भवनों के डिजाइन या फिर निर्माण को दर्शाते हैं। ठीक है, वास्तुकला जो होती है वो उसके अंदर पत्थर का, लकड़ी का, कांच का, धातु का, रेत का, अलग अलग सामग्रियों का मिश्रण हो सकता है। किसमें? वास्तुकला में। जबकि मूर्तियों में क्या होता है? एक प्रकार की सामग्री से बनी होती है। अगर पत्थर की सामग्री मूर्ति बना रहे हो तो वो सारी पत्थर की बना देंगे, अगर मिट्टी की बना रहे हैं तो मिट्टी की बना देंगे। ठीक है, वास्तुकला के अंदर हमें गणित का अध्ययन होना जरूरी है। ठीक है, अभियांत्रिकी का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए स्टिक मापन चाहिए, कि सही मापन होना चाहिए इसके लिए। किसके लिए? वास्तुकला के लिए। जबकि मूर्तिकला के अंदर बस हमें कल्पना चाहिए। क्या चाहिए? कल्पना का समावेशन होता है। ठीक है, कल्पना के हिसाब से मूर्तियां बना देते हैं, और रचना भी आनी चाहिए, रचनात्मक भाव होना चाहिए। स्टिक मापन की ज़्यादा जरूरी नहीं होती है। ठीक है, अब अपने वास्तुकला का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ताजमहल हो गया, और लाल किला मान लीजिए। आपका घर भी वास्तुकला ही है। ठीक है, और अगर मूर्ति का अपने एग्जाम्पल है तो मूर्ति आप कोई भी ले लीजिए, जैसे हनुमान जी की मूर्ति ले लीजिए, है ना। चलो हनुमान जी के नहीं, अपने एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, नटराज की मूर्ति। ठीक है, नटराज की मूर्ति, उसके अलावा नर्तकी की मूर्ति जो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत स्थापत्य कला कैसी थी, वास्तुकला कैसी थी। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता वैसे तो कई दृष्टियों से विशिष्ट भी है, महत्वपूर्ण भी रही है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई कला नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के अंदर स्थापत्य कला भी थी। स्थापत्य कला का कोई अपवाद नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता कला की दृष्टि से पीछे रह गई है। इस सभ्यता के अंतर्गत हमें दो प्रकार के स्थापत्य मिलते हैं। दो प्रकार के स्थापत्य मिलते हैं। पहला राजनीतिक और सांस्कृतिक भवन, ठीक है, और दूसरा रिहायशी मकान। दो प्रकार के स्थापत्य मिल रहे हैं। कौन कौन से? राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व के भवन, और दूसरा रिहायशी मकान। तो देखो, अब भवनों के निर्माण में जो ये जो राजनीतिक जो भवन थे सांस्कृतिक महत्व के, इनके निर्माण के लिए कच्चे मालों का प्रयोग हुआ है। जैसे पकाई गई ईंटें पहले तो कच्ची थी, और कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब पत्थरों का उपयोग सबसे ज़्यादा धोलावीरा और सुरकोटड़ा में होने वाले निर्माण कार्यों में हुआ है। सबसे ज़्यादा पत्थर का यूज़ हुआ है धोलावीरा, सुरकोटड़ा में। ठीक है, फिर अगर हम विशेषता की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि निर्माण कार्य में हड़प्पाई लोगों ने सौंदर्य की जगह पे उपयोगिता पर विशेष बल दिया है। उपयोगिता पर कैसे विशेष बल दे दिया इन्होंने? सौंदर्य मतलब ये कह रहे हैं कि इतना भी सुंदर हम ना कोई डिजाइन बना लें कि उसको छूने का ही मन ना करे, वो हमारे यूज का ही ना हो। ठीक है, वो बोले कि हमें
जो हम चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं हम उन्हीं चीज़ों का निर्माण करेंगे और बेहतर बनाना चाहेंगे उसको, ना कि उसको सुंदर बनाएंगे और उसका यूज़ ही ना कर पाए, ठीक है, वो टाइम से जल्दी ख़राब हो जाए, ऐसी चीज़ों का निर्माण नहीं हम करना चाहते, हड़प्पाई लोगों का कहना है, ठीक है। सौंदर्य की जगह उन्होंने उपयोगिता पर विशेष बल दिया। भवनों को निर्माण में उन्होंने ज़्यादा फैंसी चीज़ों का यूज़ नहीं किया। गिल्ली मिट्टी के अंदर उन्होंने क्या मिलाया, जिप्सन और डोमर का यूज़ कर लिया। गिल्ली मिट्टी के अंदर सीमेंट तो था नहीं, तो गिल्ली मिट्टी के अंदर क्या यूज़ कर लिया उन्होंने, जिप्सन और डोमर का प्रयोग कर लिया भवनों का निर्माण करने के लिए। अब देखो भवनों का निर्माण करने के लिए भवन मिल कहाँ रहे हमें। मोहनजोदड़ो कांस्य युग में विश्व का सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग और निचला शहर, ठीक है। दुर्ग जो था वो अकेले ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था, चबूतरे पर ये बना हुआ था, और ये जो चबूतरा था ये कच्ची ईंटों का बना हुआ था, ठीक है। जो ऊंचे पर चबूतरा बना हुआ है ना ऊंचा, ये कच्ची ईंटों से बना हुआ है। लेकिन दुर्ग के अंदर जो भवन है वो प्रशासनिक और सांस्कृतिक महत्व के प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि इनका कोई प्रशासनिक महत्व था या फिर सांस्कृतिक कोई महत्व था, ठीक है, उस महत्व के लगते हैं। इन भवनों का निर्माण कैसे हुआ है, पक्की ईंटों से हुआ है। चबूतरे का निर्माण तो कच्ची ईंटों से हुआ है, लेकिन जो भवन के अंदर दुर्ग के अंदर जो भवन बनाए हुए हैं वो पक्की ईंटों से बनाए हुए हैं। मोहनजोदड़ो के अंदर एक विशेष वास्तुकला जो है या फिर स्थापत्य जो है वो क्या, स्नानागार है, ठीक है। स्नानागार की पिक्चर अपने देख लेते हैं एक बार। ये है स्नानागार, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से। इसके दोनों तरफ उतरने के लिए यहाँ पर और इस तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक है। ये इस स्नानागार का तल है, ठीक है। तो अब अपने समझ लेते हैं इसको, स्नानागार को, ठीक है। इस स्नानागार की जो लंबाई है वो 11.88 मीटर है। लंबाई कितनी है, 11.88 मीटर है। चौड़ाई 7.01 मीटर है और गहराई इसकी 2.042 मीटर है, ठीक है। इस स्नानागार तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी, जैसा कि हमने अभी देखा। इस स्नानागार के जो कुंड है उसके तल को डोमर का लेप चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, ठीक है। इसका तल जो था अभी हमने जो देखा था, तल पर किसका लेप चढ़ाया था, डोमर का, ठीक है। डोमर का लेप चढ़ाया था जिससे कि ये इसमें से पानी क्या ना हो, रिसे ना, ठीक है, लीक ना हो, जल रोधी इसको बनाया गया था डोमर का लेप चढ़ाकर। पानी निकालने के लिए जब इसमें पानी भर जाएगा तो एक बार यूज हो गया तो इसको निकालना ही पड़ेगा। पानी निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी। कुंड के चारों ओर निर्मित कमरे थे, कमरे जो थे वो बने हुए थे कुंड के चारों तरफ। फिर विशाल स्नानागार के तरफ एक तरफ लंबी इमारत बनी हुई थी, और ये इमारत कितनी लंबी थी, 230 फीट लंबी, 78 फीट चौड़ी थी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी का निवास था। तो एक बार हम देख ही लेते हैं इसकी पिक्चर अपने, ठीक है। देखिए ये रहा स्नानागार, ये रहा, ठीक है, और ये रही इमारत, ओके। ये कमरे बने हुए हैं चारों तरफ, ये दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। ये रहा कुंड का तल, ये है कुंड का तल जिस पर किसका लेप चढ़ाया हुआ था, डोमर का, ठीक है, जिससे कि पानी रिसे ना। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे बड़ा स्थापत्य क्या है, अन्नागार था। मोहनजोदड़ो क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थापत्य क्या था, अन्नागार था। ये पक्की ईंटों से बना हुआ था और 27 खंडों में विभाजित था, ठीक है। इसकी लंबाई 45 से 71 मीटर है, चौड़ाई 15.22 मीटर है, ठीक है। और इसी प्रकार का अन्नागार हमें कहाँ मिल रहा है, हड़प्पा से भी मिल रहा है। एक अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से, दूसरा हड़प्पा से मिल रहा है। लेकिन हड़प्पा का जो हमें अन्नागार मिला है वो 6-6 की संख्याओं में 2 कतारों में बना हुआ है, 6-6 से की संख्याओं में 2 लाइनों में बनाया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक स्नानागार की लंबाई कितनी है, अन्नागार की लंबाई कितनी है, 15.23 मीटर है और चौड़ाई है 6.092 मीटर है, ठीक है। आपको ये लंबाई चौड़ाई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग में आइडिया रख लेना, ठीक है। बस इतना याद रखना कि मोहनजोदड़ो के अंदर हमें जो अन्नागार मिला था वो 27 खंडों में विभाजित था, जबकि हड़प्पा का जो अन्नागार है वो 6-6 की संख्याओं में 2 कतारों में बनाया गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसा कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता क्या रही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में किसका प्रयोग किया गया है,
पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये प्रयोग मोहनजोदड़ो की तुलना में अन्य स्थलों पर कम किया गया है। सबसे ज़्यादा पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, लेकिन बाकी स्थलों पे भी यूज़ किया है, लेकिन मोहनजोदड़ो की तुलना में कम किया हुआ है। फिर भी अगर हम समकालीन सभ्यता जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता से इसकी तुलना करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की, तब ये विशिष्ट प्रतीत होती है। विशिष्ट कैसे प्रतीत होती है? क्योंकि उन क्षेत्रों के अंदर इतना ज़्यादा पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया हुआ है जितना कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में किया हुआ है। पकाई गई ईंटों का प्रयोग न केवल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व से संबंधित स्थापत्य में वर्णन सामान्य घरों के निर्माण में भी किया गया है। कि देखो कि जो पकाई गई ईंटों का प्रयोग केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व की जो जगह थी या फिर वहाँ से संबंधित जो स्थापत्य थे, केवल वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया हुआ कि ये राजनीतिक सिस्टम है तो यहाँ पर पक्की ईंटों का यूज़ होगा, ये सांस्कृतिक सिस्टम का है तो ये यहाँ पर पक्की ईंटों का यूज़ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, घरों में भी पक्की ईंटों का यूज़ किया हुआ है। जैसा कि हमने देखा ही था कि जो घर थे वो एक मंजिली से क्या बने हुए थे? बहुमंजिली बने हुए थे। ठीक है, बड़े मकानों में एक चौरस प्रांगण होता था। ठीक है, और इसके अंदर 12 कमरे बने होते थे। देखो मैंने थोड़ा छोटा बना दिया घर, मान लीजिए पूरा घर बना दिया हमने, चौरस ही बनाया है घर। ठीक है, इसके बीच में चौरस एक प्रांगण है, इसके चारों तरफ 12 कमरे हैं। ठीक है, 12 कमरे बने होते थे। इसके अलावा कुआं भी होता था, पास में रसोई घर होती थी और वॉशरूम होता था। ठीक है, आया आपको समझ में? इस तरीके का डिजाइन था, वैसे इससे बेटर ही बना होगा। तो देखिए, मकानों में एक चौरस प्रांगण होता था, लगभग 12 कमरे होते थे। इसके अलावा कुआं, शौचालय और स्नानागार सबके लिए अपनी अपनी जगह बनाई हुई थी। कमरों का निर्माण कैसे किया हुआ था? प्रांगण के चारों ओर, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना वैसे ही, हाँ जी, कमरों का निर्माण जो था वो प्रांगण के चारों ओर किया जाता था। इन मकानों के दरवाजे और खिड़कियां, उनका निर्माण क्या विशिष्ट है। ठीक है, क्योंकि ये सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है ना, मुख्य सड़क की तरफ, क्योंकि इनका निर्माण मकान के पिछले भाग में किया जाता था, गली की तरफ खुलते थे, सॉरी, मुख्य सड़क की तरफ नहीं। क्यों मकान के पिछले भाग में किया जाता? ऐसा क्यों? सुरक्षा को ध्यान में रख के किया जाता था कि मकान के पिछले साइड में क्यों आप खिड़कियां और दरवाजे बना रहे हो? किसके लिए? सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब आती है बात हड़प्पाई कला की। कौन सी कला? जैसे मूर्ति कला हो गई, मोहरों वाली, वो सब। किसी बहुत मतलब कि सॉरी किसी समाज में कला यह दर्शाती है कि उस समाज या फिर संस्कृति से जुड़े लोगों ने अपने परिवेश सहचार्य स्थापित किया। कि क्या कहने का मतलब है कि जो समाज के अंदर, जो समाज और संस्कृति के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपने परिवार को, अपने रहन सहन को किस तरीके से समाज और संस्कृति के साथ में ढाल लिया। ठीक है, उसके अलावा कला क्या बताती है? मानव ने प्रकृति, ईश्वर और जगत के प्रति किस प्रकार की अवधारणा विकसित की है। कहने का मतलब ये है कि मानव ने, अगर मानव प्रकृति के प्रति ज़्यादा झुका हुआ है तो फिर वो देखिए प्रकृति से संबंधित क्या बनाएगा? चित्र बनाएगा। ठीक है, प्रकृति से संबंधित चित्र बनाएगा। प्रकृति, जैसे कि हमने अभी मोहर पर देखा था, एक स्त्री का चित्र बनाया हुआ था, उस स्त्री के गर्भ से पौधा प्रस्फुटित हो रहा था। ठीक है ना, तो वो प्रकृति से संबंधित हो गए। ईश्वर, अगर पशुपति जी की हमने देखी थी, जैसे मोहर देखी थी, देखी नहीं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अगर उनकी ईश्वर के प्रति उपासना थी तभी उन्होंने उस मोहर का सृजन किया। जगत के प्रति उनका किस प्रकार की अवधारणा थी, कला ये हमें ये सब बातें बताती है। अतः हम उनकी जीवन दृष्टि से स्पष्ट रूप से परिचित नहीं हो सकते हैं, फिर भी देखिए कि हमें थोड़ा बहुत तो कला से पता चला है, लेकिन हम पूरी स्पष्ट तरीके से उनका क्या दृष्टि थी, क्या विचार थे, वो हम पूरी तरीके से पता नहीं है। फिर भी हम उनकी कलाकृतियों के माध्यम से उनकी जो दृष्टि थी उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन संस्कृति में कला और शिल्प दोनों एक दूसरे से संबंधित थे। हड़प्पाई कला इसका अपवाद नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के कला रूप मिलते हैं, जैसे कांस्य कला, मर्ण मूर्तियाँ, मन का निर्माण, मोहर निर्माण। कांस्य कला में मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार एक मूर्ति चहुंदड़ो से भी प्राप्त हुई है।
ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली हमें, नर्तकी की मूर्ति मिली है, हम देखेंगे इसकी पिक्चर, ठीक है। इसी प्रकार से चहुंद्रो से भी मूर्ति मिली है। इसके अलावा कुछ स्थलों से हमें कांसे की कुछ पशु की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए भैंसे की, भेड़ की छोटी छोटी कांसे मूर्तियां मिली है, लेकिन हमें गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। गाय से बनी हुई मतलब कि रिलेटेड कोई भी मूर्ति नहीं बनी हुई है, या फिर कोई मोहर पर गाय का चित्र नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार हाँ जी, कांसे की मूर्तियों के अलावा हमें कुछ प्रस्तर की मूर्तियां भी मिल रही है। इसमें सबसे बेहतरीन क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले किसी साधु की मूर्ति है, ठीक है। एक मिनट हम देख ही लेते हैं उनकी पिक्चर। तो ये वो साधु हैं जिनकी हमें पिक्चर मिली है, दाढ़ी वाले। देखिए इनकी दाढ़ी देखिए कितनी स्टाइल से बनाई हुई है ना। और ये देखिए जैसे इन्होंने शॉल ओढ़ रखी है, 3 पत्ती वाली शॉल है ना। दाढ़ी देखिए, मतलब एक एक जैसे बाल को अलग अलग छांट छांट के बनाया है ना। तो ये साधु वाले दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति जो मिली है, बहुत फेमस है ये, ठीक है। और ये जो साधु है, उन्हें साधु को विचार जो है वो मग्न मुद्रा में दर्शाया गया, मतलब कि वो जब विचार करते थे वो आंखें बंद करके विचार करते थे, जैसे उस साधु को दिखाया गया था। उसी प्रकार हड़प्पा से पुरुषों की 2 अर्ध मूर्तियां मिली है, जिनसे इनका शरीर मांसल का दिखाई देता है, और इन मूर्तियों से मानव शरीर की संरचना का ज्ञान होता है, ठीक है। तो हड़प्पाई कला का एक रूप मर्ण मूर्तियों के रूप में भी देखा जा सकता है। ये मर्ण मूर्तियां विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से हमें प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों में पशु, पक्षी, मानव स्वभाव का प्रतिनिधित्व स्पष्ट होता है, ठीक है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो मूर्तियों की संख्या थी वो ज्यादा थी। इनमें इन मूर्तियों का प्रयोग या तो खेलने के लिए किया करते होंगे या फिर पूजा के लिए, ठीक है। मूर्तियों का प्रयोग औरतों की मूर्तियां ज्यादा मिली है। पशु, पक्षी और मानव स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं ये मूर्तियां, ठीक है। इन मूर्तियों का या तो उपयोग खिलौने के रूप में या फिर पूज्य प्रतिमा के रूप में होता होगा। इस काल में आभूषण के रूप में बेहतरीन किस्म के मनके बनाए जाते थे, ठीक है। देखिए कांसे की जो मूर्तियां थी ना, कांसे की जो मूर्तियां थी उनको एक प्रकार की टेक्निक से बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था, देखिए उस टेक्निक को बोलते हैं लुप्त मोम तकनीक। उस टेक्निक को बोलते हैं लुप्त मोम तकनीक, ठीक है। कैसे बनाते थे कि ये क्या करते थे, मोम की मूर्तियों पर पहले गिल्ली मिट्टी का लेप कर लेते थे। मोम की मूर्ति बनाते, उसके ऊपर गिल्ली मिट्टी का लेप कर दिया, ठीक है। फिर उसको सूखने के लिए रख देते थे। उसके बाद में मिट्टी से लेपित हुई जो मूर्तियां थी ना, उनको गर्म कर देते थे, जिससे अंदर वाली मोम क्या थी, पिघल जाती थी। पहले तो मोम की मूर्ति बनाई, उसमें मिट्टी का लेप चढ़ाया, सूखने के लिए रख दिया, बाद में मूर्ति को क्या किया, गर्म कर दिया, जिससे अंदर वाली मोम क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। फिर एक तरफ छोटा सा छेद कर देते थे, जिससे मोम बाहर आ जाती थी, ठीक है। और खोखले सांचे के अंदर क्या करते थे, पिघली हुई धातु यानी कि कांसा डाल देते थे, ठीक है, जिससे धातु वो ठंडी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, वो जैसा मिट्टी का रूप था वही कांसे के रूप में या फिर उस धातु के रूप में आ जाएगी, ठीक है। और मिट्टी का लेप हटा देते थे, जैसी मोम की आकृति होती थी उसी आकार की आकृति कैसे बन जाती थी, धातु की, ठीक है। इसको बोलते थे लुप्त मोम तकनीक, यानी कि मोम क्या हो जाती थी, लुप्त हो जाती थी। उस प्रकार की तकनीक थी कांसे की मूर्ति बनाने के लिए, ओके। तो एक अपने इसका चित्र भी देख लेंगे। अब देखो फैशन के तौर पर क्या करते थे, फैशन के तौर पर वो मनके पहनते थे। वेट, हाँ जी ये रहा। इस काल में आभूषण के तौर पर बेहतरीन किस्म के मनके बनाए जाते थे। इन मनकों का निर्माण किससे होता था, गोमेद, फिरोजा या फिर लाल पत्थर से किया जाता था, और सेलखड़ी से भी इसका प्रयोग किया जाता था। सेलखड़ी से भी इसका निर्माण किया जाता था, ठीक है। किसे, गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर और सेलखड़ी जैसे बहुमूल्य अर्धकीमती पत्थरों से मनकों का प्रयोग, पत्थरों का से बनाए जाते थे मनकों को, ठीक है। लोथल और चहुंदरों से हमें मनके बनाने का कारखाना मिल रहा है, लोथल और चहुंदरों से। मन का निर्माण के लिए पत्थरों को पहले क्या करते थे, आरी से काटकर आयताकार छड़ का रूप दे देते थे,
ठीक है। फिर इसे बेलनाकार टुकड़े करके, ठीक है, बेलनाकार टुकड़े करके पॉलिश करके चमका लेते थे। बाद में बरमे से इसमें क्या करते थे, छेद कर देते थे। पहले क्या करेंगे, आरी से पत्थर को काट लेंगे, आयताकार छड़ का रूप दे देंगे, छड़ी के रूप में बना देंगे। फिर बाद में इसको क्या करेंगे, बेलनाकार टुकड़े करके, पहले इसको आयताकार छड़ के रूप में बदल दिया बड़े पत्थर से, बाद में इसको बेलनाकार टुकड़ों में बदल दिया, गोल मतलब कि गोल जैसे शायद ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद में इसको पॉलिश करके चमका देते थे। बाद में बरमे से क्या करते थे, इसमें छेद कर दिया जाता था। ठीक है, ये थे हमारे मनके। उसी प्रकार से हड़प्पाई मोहर भी प्राचीन शिल्पकारिता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अधिकतर मोहरें जो थी वो सेलखड़ी से बनी हुई थी और वर्गाकार और आयताकार थी। तो याद रहेगा, वर्गाकार और आयताकार थी। हड़प्पा सभ्यता में गोल मोहरें हमें नहीं देखने को मिली हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार वर्गाकार था या फिर आयताकार था। इन मोहरों पर पशुओं की आकृतियां बनाई गई है, लेकिन किसी किसी मोहर पर क्या लिखा हुआ है, लिपि दी बनाई हुई है। ठीक है, आकृतियों के अंदर जैसे कि बकरी का, भैंस का, हाथी, गैंडा और मगरमच्छ, मारकोर है ना, और क्या था, बायसन भी था। लेकिन गाय के साक्ष्य हमें मोहरों पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, और किसी किसी पर तो लिपि भी उत्कीर्ण की हुई है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें विविध कला के रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक विधि और थी, टेराकोटा। टेराकोटा, जो टेराकोटा होती है वो मूर्ति बनाने के लिए पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता है। टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता है। कांसे की मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की जो मूर्तियां वो बहुत कम मिल रही है। कांसे की मूर्तियां बहुत ज़्यादा मिली है, तभी तो कांस्य युगीन सभ्यता हुई ना। तो टेराकोटा वाली यानी पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिंचिंग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेराकोटा को पिंचिंग विधि बोलते हैं। ठीक है, ये हमें गुजरात और कालीबंगा के स्थलों से मिलती है। तो अपने देख लेंगे, इनकी मातृ देवी की फोटो थी, पिक्चर थी। ठीक है, देखिए अब बात है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विविध कला हमें देखने को मिली, लेकिन अगर हम इसकी तुलना मेसोपोटामिया और मिस्र से करते हैं ना, तो हमें निराशा मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि जो हड़प्पाई लोग थे उनका जो दृष्टिकोण था वो वास्तविक था। ठीक है, वो उपयोगी चीज़ें बनाने में यकीन रखते थे। सौंदर्य की तुलना में उन्होंने उपयोगी चीज़ों पर ज़्यादा अपना आकर्षण दिया। ठीक है ना, लेकिन मेसोपोटामिया और कला की मतलब कि, ठीक है, क्योंकि समकालीन सभ्यताओं की तुलना में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो कलाकृतियाँ हैं वो बहुत कम है। ठीक है, हमें हड़प्पा कला में विविधता नहीं दिखाई देती। मतलब कि हमें या तो टेराकोटा की मूर्तियाँ मिल रही है, कांसे की मूर्तियाँ मिल रही हैं, मोहरें मिल रही हैं, ठीक है, या फिर मनके मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मिल रही है, विविधता नहीं हमें दिखाई दे रही। अलग अलग डिज़ाइन के हमें मनके नहीं मिल रहे, कहने का मतलब ये है, अलग अलग डिज़ाइन की मूर्तियाँ नहीं मिलने को देखने को मिल रही। ज़्यादा उनकी हाथ में सफाई भी नहीं है बनाने की, उतनी क्लियरिटी भी नहीं है। ठीक है, वही बात ये कह रहे, विविधता नहीं देखने को मिलती है जो समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मिलती है। फिर भी हड़प्पा एक कला का अपना विशिष्ट महत्व है। इसने भारतीय कला की आधारभूत संरचना निर्मित कर दी थी। ठीक है, इससे पहले हमने चित्रकला देखी थी, नवपाषाण काल में चित्रकला देखी थी जो भीमबेटका की गुफाओं में हमने देखी थी, है ना। तो मूर्ति कला बहुत कम है, मूर्ति कला उस वक्त थी नहीं, नवपाषाण काल के टाइम। ठीक है, तो मूर्ति कला का आधार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे हड़प्पा सभ्यता से, और वास्तुकला का भी वैसे आदिम काल से ही हो गया था। ओके, तो एक मिनट अपने पिक्चर देख लेते हैं सभी की। ये देखिए, ये कांसे की मूर्ति है जो मैंने अभी आपको बताया ना, लुप्त मोम तकनीक जो थी, मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की मूर्ति मिली है। ये नर्तकी है, देखिए इनके हाथ में चूड़ियाँ, देखना, देखिए ये हाथ में चूड़ियाँ पहनाई हुई है, देखो। ठीक है, और ये स्नानागार हमने देख लिया। ये मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन, और ये मोहर है। देखिए ये जो उस वक्त जो दाढ़ी वाले पुजारी जैसे हमें मिले थे ना मोहनजोदड़ो से, ये पुरुष की धड़ है। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, लाल बलुआ पत्थर से। देखो इसका रंग,
ठीक है, ये देखिए लाल रंग के पत्थर से बनी हुई है। इस धड़ की दिशा आगे की ओर है, वैसे ये दिख रही, ये देखिए ये रही, है ना। और ये देखिए पेट इनका, मतलब इससे क्या पता चलता है, इनके शारीरिक संरचना का दिखाया गया है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से इसके कंधे जो है अच्छे तरीके से पके हुए हैं, लेकिन ये टूट गई है। ओके, और ये टेराकोटा का एक एग्जांपल ये रहा, पकी हुई मिट्टी के डिज़ाइन बनाना, है ना। देखिए आंखें देखिए, जैसे मिट्टी पकी हुई मिट्टी है ना, अगर गिल्ली मिट्टी होती तो डिज़ाइन अच्छे से बन जाता। तो देखिए ये मुंह कैसे बना दिया इन्होंने, चिपका ही दिया है। ओके, और ये हमारे दाढ़ी वाले बाबा। ओके, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद।